तरफ से। आइए एसपीएल मिड कैप स्टॉक से दो खास मेहमान है तैयार, सेठी साहब, पालिया साहब। सुप्रभात, आप दोनों को स्वागत है। पालिया साहब करिए शुरुआत, लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लॉन्ग टर्म पिक रहेगी अनिल जी, जी शिपिंग। ये स्टॉक को अगर हम लार्जर टाइम फ्रेम पे देखें तो ईयरली चार्ट पे अब ये मल्टी ईयर हाई का ब्रेकआउट करने के लिए अब ये स्टॉक तैयार है। जिस तरीके से अगर इसके मंथली सेटअप में देखें, पिछले 4-5 मंथ से जिस तरीके से हायर हाई फॉर्मेशन बनते हुए ये स्टॉक में दिख रहे हैं, तो हमें लगता है कि लंबे टाइम फ्रेम पे ये स्टॉक में एक बड़ा ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है ये स्टॉक में यहां से बाय करना चाहिए। 395 से लेकर 385 ये बाइंग रेंज हम सजेस्ट करेंगे। स्टॉप लॉस रखें करीब इसमें 345 के आसपास, लेकिन हमें लगता है इसमें जिस तरीके के फॉर्मेशन बन रहे हैं लॉन्ग टर्म सेटअप के हिसाब से इसके टारगेट आना चाहिए करीब 480 से 520 तक के। तो जी शिपिंग बाय करने की सलाह रहेगी लॉन्ग टर्म पिक में। शिपिंग है वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय पालिया साहब की तरफ से। सेठी साहब भी है हमारे साथ तैयार। गुड मॉर्निंग सर, बताएं लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, जो आज की मेरी लॉन्ग टर्म पिक है, टेक्सटाइल स्टॉक है, मेरा पसंदीदा सेक्टर। और वैसे अनिल जी, थोड़ी देर पहले आपको सुन रहा था, इससे यह भी प्रूव हो गया कि मेरे कैबिन में जी बिजनेस ही चलता है। पेपर स्टॉक्स की बातें हो रही थी, जेके पेपर और सीएसएसआई पेपर मैंने रिकमेंड किया हुआ है, और उसके अलावा एमओमी पेपर भी हाल ही में रिकमेंड किया, वो आज 10% ऊपर है। फिर एक वेस्ट कोस्ट पेपर भी मैंने, मतलब चारों पेपर स्टॉक्स हाल ही में दिए हुए हैं, तो पेपर सेक्टर अच्छा कर रहा है। वैसे ही टेक्सटाइल पे भी बुलिश हूं, हाल ही में 2-3 टेक्सटाइल स्टॉक्स भी रिकमेंड करे हैं। तो आज का जो लॉन्ग टर्म पिक है वो भी एक बहुत ही फंडामेंटली सॉलिड टेक्सटाइल कंपनी है, रूपा एंड कंपनी, जो कि पहले भी मैंने रिकमेंड किया हुआ है और आज एज अ लॉन्ग टर्म पिक वापस रिकमेंड कर रहा हूं। स्टॉक अपने रिसेंट हाइट से अच्छा खासा करेक्ट हुआ, 560-70 के हाइट्स थे, वहां से अभी 485 के आसपास लेवल्स पे मिलता है। एक बहुत ही दमदार एक होजरी और निटेड गारमेंट्स वाली कंपनी है। रणवीर सिंह इसके ब्रांड एम्बेसडर है, और फिर इनके पास जो कई 2-3 इंटरनेशनल पॉपुलर ब्रांड्स हैं, उनकी भी लाइसेंसी है भारत के लिए, जैसे एफसी यूके, जो फ्रेंच कलेक्शन यूके एक पॉपुलर ब्रांड है। फिर आपके फ्रूट ऑफ द लूम, ये भी एक पॉपुलर इंटरनेशनल ब्रांड है, इनके फ्रेंचाइजी है भारत के लिए। बाकी एक सॉलिड कंपनी, इनके खुद के जो ब्रांड्स है, रूपा, फ्रंटलाइन, मैक्रोमैन, यूरो, वो होजरी सेगमेंट में काफी पॉपुलर है, सॉलिड फंडामेंटल्स है। और फिर बाजार के दिग्गज जिनकी आज फैन फॉलोइंग ज्यादा है, एबिकस फंड, सुनील सिंघानिया जी का, वो भी अराउंड 2% स्टेक इसमें ओन करती है। तो आई एम बुलिश ऑन द स्टॉक, और अच्छे खासे करेक्शन के बाद एक अच्छे लेवल्स पे स्टॉक अवेलेबल है। और वैसे भी टेक्सटाइल सेक्टर पे बुलिश हूं, तो मुझे लगता है इस स्टॉक को लंबी अवधि के लिए खरीदें। मेरा इसमें 9 से 12 महीने का टारगेट है 600 रुपए। ओके, तो 600 रुपए के टारगेट के लिए रूपा एंड कंपनी, इस पर करें खरीदारी। ये है राय आपके लिए सेठी साहब की तरफ से। आइए 10 की कमाई लेते हैं सिमी जी की तरफ से, उनकी कॉल बाकी है। सिमी जी बताएं 10 की कमाई। 10 की कमाई के लिए दीपांशु, मुझे जेके पेपर खरीदवाना है, क्योंकि स्टॉक सिर्फ रिजल्ट तो अच्छा आया था, वो तो आज ही सुनने को मिला, पर ये स्टॉक जो देखते हैं कि लास्ट वीक का अगर पैटर्न देखेंगे तो 4 सेशन में, चारों के 4 में ये स्टॉक, इसका जो सपोर्ट है 4-5 सेशन में 100 डेमा का सपोर्ट बहुत ही अच्छी तरह से होल्ड किया है। इसका मतलब ये है, अब इतना बढ़िया सपोर्ट जब इसने लिया है, इतना खराब मार्केट में जब ये 100 डेमा को तोड़ा नहीं, और आज रिजल्ट का सपोर्ट आ गया, सुबह सुबह इतना बड़ा वॉल्यूम आया जो लास्ट 5 सेशन का वॉल्यूम का एवरेज से ज्यादा है, तो इसके बाद तो ये चलने का है ही। इसका मिनिमम जो टारगेट होगा 355-370 होगा, यही इसका रिसेंट हाई भी है। तो 355-370 का टारगेट के लिए जेके पेपर को खरीद कर चलने का सलाह होगा। 300 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। जेके पेपर जिसकी अभी बात चली रही थी, सेठी साहब के भी रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा है, और नतीजों के बाद आज आपने रिएक्शन भी इस पर आते हुए देखा है। यहां पर खरीदारी की राय है इस समय सिमी जी की तरफ से। आइए कुछ और पिक्स भी लेने हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ, और कुछ बेहतरीन कॉल्स भी लेनी है, शॉर्ट पोजीशन भी। हाँ, पोजीशन पिक्स भी हैं। उससे पहले एक बार बग्गा साहब से हमें जो बातचीत करनी थी, ये अभी फिर से मामला जो गर्म हो रहा है सर, ये फिनलैंड बोल रहा है हम नेटो में जाएंगे, स्वीडन भी बोल रहा है नेटो में जाएंगे, तो क्या ये वापस से मामला गर्म हो सकता है, या फिर रूस पर दबाव बनेगा और जल्दी से युद्ध खत्म होगा? तो एक दोनों तरह से युद्ध की पोजीशन के हिसाब से भी और मार्केट के हिसाब से भी बताएं सर, इसका क्या असर पड़ेगा? ये अनिल जी बहुत बड़ा कैटलिस्ट है हमारे लिए। अगर कुछ युद्ध विराम हो जाता है रशिया और यूक्रेन में, अब वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी आ रही हैं कि पुतिन को ब्लड कैंसर है, और अगर वो ऑपरेशन के लिए गए तो उनको उठने नहीं देंगे, उनके आसपास के जो लोग हैं, और उनको रिप्लेस हो जाएंगे।
तो अब पता नहीं क्या सच्चाई है इस सब में, बट ये तय है कि फिनलैंड और स्वीडन जो न्यूट्रल रहते थे, और हमने, अगर आपको याद हो अनिल जी, फरवरी में भी हमने कहा था यूक्रेन को फिनलैंड का मॉडल अपनाना चाहिए था कि न्यूट्रल रहते, नेटो की तरफ ना झुकते तो शायद युद्ध टल जाता। वो तो अभी निकला नहीं, तो उल्टा रशिया को अभी और खामियाजा आ रहा है कि स्वीडन और फिनलैंड जो न्यूट्रल थे वो कह रहे हैं कि हम रुझान रखते हैं नेटो की मेंबरशिप लेने का। टर्की ने इसका बहुत स्ट्रांगली विरोध किया है, सो टर्की थोड़ा फ्रंटिंग कर रहा है रशिया के लिए। उनके जो प्रेसिडेंट है वो क्लोज है पुतिन से भी, और वो थोड़ा फ्लेक्सिंग कर रहे हैं कि हम नहीं आने देंगे इनको नेटो के अंदर। बट रशिया के लिए खतरा बनता है क्योंकि बहुत बड़ा एक बाउंड्री फिनलैंड का रशिया के साथ है, और जो अभी न्यूट्रल है, और बहुत सारे जॉइंट वेंचर कंपनियां हैं, ओपन बॉर्डर है, उस पे आर्मी नहीं है, तो रशिया के लिए काफी उससे दिक्कत आती है। ये जरूर है कि स्वीडन ने कल कहा हम नेटो का बेस नहीं बनाएंगे, ना हम न्यूक्लियर वेपन्स आने देंगे। तो मिसाइलें जो जर्मनी में है, फ्रांस में है, अभी पोलैंड में नहीं है, वो स्वीडन और फिनलैंड में नहीं आएंगी। तो वो एक रशिया के लिए उन्होंने एक वे आउट किया है, बट लगता है कि ये फॉलो थ्रू करेंगे। और इसमें अहम बात यह है 1949 से इन्होंने ये कहा था कि हम वेस्टर्न हैं सोच में, बट ऑन द ग्राउंड हम न्यूट्रल हैं दोनों के बीच में। तो एक ये बफर जोन बने हुए थे, कोल्ड वॉर के थ्रू आउट ये बफर जोन रहे और सुरक्षित रहे। अब इनको इतना असुरक्षित लग रहा है कि नेटो की मेंबरशिप ले रहे हैं, इससे रिस्क बढ़ता है। बट फिर मैं कहूंगा मार्केट के लिए हम कैटलिस्ट ढूंढ रहे हैं, ये मार्केट को बढ़ाएगी क्या चीज। अगर रशिया यूक्रेन का युद्ध विराम हो जाता है, वो बहुत बड़ा मार्केट के लिए एक अपवर्ड बायस हो सकता है। वही एक कैटलिस्ट आप कह सकते हैं इस पूरे सी ऑफ पेसिमिज्म में, जो हमें दिख रहा है कि रेट्स बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ग्रोथ स्लो डाउन हो रही है। उस सब में अगर ये कुछ हो जाता है, इससे दबाव पड़ के अगर आता है, मुझे नहीं लगता अभी दबाव पड़ेगा। ये देखना है पुतिन की हेल्थ कैसी है और क्या रशिया युद्ध विराम की तरफ बढ़ेगा या कितना उसका स्टेइंग पावर है, क्योंकि उसको रोज $1 बिलियन का अनिल जी इनकम आ रहा है रशिया को तेल और गैस से। तो साल के लगभग $350 बिलियन उनके पास आ रहे हैं, तो खर्चा तो वो कर सकते हैं। ओके, तो पैसे तो है मतलब इनके पास लड़ने के लिए अभी भी जी। आत्मबल सर सैनिकों का वो इनका ना ये ऑटोक्रेसी में इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। 25,000 50,000 लड़के नए मारे गए, ज्यादातर कॉन्स्क्रिप्ट ही भेजे थे 18-19 साल के, बिल्कुल जो मैच्योर सोल्जर्स नहीं थे। तो इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता अनिल जी, और ये प्रोपेगेंडा से अपना पूरा मीडिया भी कंट्रोल में रखते हैं, तो आम नागरिकों को पता नहीं लगता है कि कितनी तबाही हुई है। तो ये है कि इकोनॉमी काफी इनकी ठप हो रही है, बट सेंट्रल बैंकर जो है इनकी वो बहुत ही चुस्त है। उन्होंने पहले दिन 20% कर दिया था इंटरेस्ट रेट। अब आप रूबल देखिए 130 तक पहुंच गया था रूबल टू द डॉलर, वो 65-70 पे आ गया। और 60 ऐसी कंपनियां हैं यूरोप की जिन्होंने रूबल अकाउंट खोल लिए गैसप्रॉम के साथ। तो ये फोर्स कर रहे हैं उनको कि आप रूबल में पेमेंट करिए। तो यूरो बेच के रूबल खरीदते हैं और रशिया को ही रूबल देते हैं, जिससे कि उनकी करेंसी बढ़ रही है। तो इनकी जो सेंट्रल बैंकर हैं वो बहुत सक्षम है। वो रिजाइन करना चाह रही थी, बट पुतिन ने उनको छोड़ने नहीं दिया देश। कमाल है, मतलब है गजब की स्ट्रेटेजी है। और यही वजह कि पूरी दुनिया में इस साल रूबल ही एकमात्र ऐसी करेंसी है जो डॉलर के सामने मजबूत है, बाकी सब कमजोर हुई है। एब्सोल्युटली। देखिए ये है स्ट्रेटेजी पूरी की पूरी रशिया की, जो आपको अभी बग्गा साहब ने समझाई। धन्यवाद सर समय देने के लिए आज, और ग्लोबल मार्केट पर विस्तार से अपनी राय हमारे दर्शकों को गाइडेंस देने के लिए थैंक यू सर। छोटा सा ब्रेक, हाँ, और उसके बाद पोजिशनल पिक्स आ रही है आपके लिए हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। जल्द लौटेंगे। स्वागत है आप सबका 10 की कमाई में। आइए हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ हैं इस वक्त एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में। राजेश पालिया साहब से पूछेंगे उनकी पोजिशनल पिक। बताएं सर, आपको पसंद आया है जीई शिपिंग लॉन्ग टर्म के तौर पर?
अरे जी, पोजिशनल पिक रहेगी इंसेक्टिसाइड इंडियन। ये स्टॉक में अगर हम देखें तो वीकली सेटअप के हिसाब से स्टॉक ने एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे ऑलरेडी दिया है। पिछले 2 वीक से देखें तो एक रेंज में हम यहाँ पे इसमें ट्रेड होते हुए देख रहे हैं। अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम अगर स्टॉक को देखें तो सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर अब ये स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से इसमें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और नियर टर्म चार्ट पे स्ट्रेंथ यहाँ पे विजिबल है, हमें लगता है ये स्टॉक को यहाँ पे पोजिशनल बेसिस पे बाय करना चाहिए, क्योंकि वीकली सेटअप के हिसाब से इसमें ऑलरेडी ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है ये स्टॉक 735 736 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। 735 से लेके 720 ये बाय रेंज रहेगी। लोअर साइड पे स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब इसमें 690 का, और अपसाइड के टारगेट हम इसमें पोजिशनल बेसिस पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीब 810 से लेके 825 तक की अपसाइड हमें लगता है इसमें पोजिशनल बेसिस पे आते हुए दिख सकती है। तो इंसेक्टिसाइड इंडिया बाय करने की सलाह रही। तो इंसेक्टिसाइड से वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय पोजिशनल पिक के तौर पर राजेश पालिया साहब की तरफ से। आइए पोजिशनल पिक ले लें सेठी साहब से भी। रूपा एंड कंपनी है लॉन्ग टर्म पिक। सेठी साहब पोजिशनल पिक बताएं। बिल्कुल अनिल जी, जो आज की मेरी पोजीशन पिक है, स्टॉक का नाम है त्रिवेणी टर्बाइन, जो कि अभी 174 के लेवल पे ट्रेड करता है। इसके ओवर द वीकेंड नतीजे बहुत ही दमदार थे। वैसे भी ये स्टॉक मुझे पसंद है, हाल ही में भी मैंने इसको एज शॉर्ट टर्म पिक रिकमेंड किया हुआ है। ये कंपनी भारत की एक लीडिंग जो पावर सॉल्यूशंस, पावर इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है। स्टीम टर्बाइन्स में तो इनका 60% से ज्यादा का मार्केट शेयर है। फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे रिटर्न रेशियोज है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अराउंड 22.5%। एक जीरो डेट कंपनी, त्रिवेणी इंजीनियरिंग ग्रुप की कंपनी है, तो मैनेजमेंट भी अच्छा है। मुझे लगता है इस स्टॉक में करंट लेवल्स पे खरीदे। मेरा इसमें पोजिशनल टारगेट है 210 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना 165 रुपए। ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय त्रिवेणी टर्बाइन में। टर्बाइन है, इंजीनियरिंग नहीं है, टर्बाइन है। यहां पर 210 के टारगेट के लिए करें खरीदारी। आइए 10 की कमाई का स्टॉक बता रहे हैं बंसल जी भी। सर बताएं कौन सा शेयर है आज आपके रडार पर? अनिल जी, 10 की कमाई का हमारा स्टॉक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। BEL में निवेश की राय है। इस स्टॉक में मल्टीपल सपोर्ट्स हैं। 190 से लेकर 200 का जो जोन है काफी अहम सपोर्ट है, और नॉर्मल मार्केट कंडीशंस में ऐसा लगता नहीं है कि स्टॉक 190 के नीचे जाएगा। तो किसी भी करेक्शन में 205-200 रुपए के अराउंड मिल जाए तो वो परफेक्ट स्तर है इसको खरीदने के लिए। इन स्तरों पर करेक्शंस में BEL को बाय एंड एक्यूमुलेट करने की राय है, और यहां हमारे लक्ष्य हैं 300 रुपीज के। 100 रुपए के लक्ष्य के साथ आप करें खरीदारी BEL में। ये राय है आपके लिए कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से आती हुई। आइए बढ़ते आगे और वक्त न्यूज पर व्यूज सेगमेंट का, और आज हम बात करेंगे देश के दिग्गज बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा से। बैंक ऑफ बड़ौदा नतीजा आपके सामने पहले मैं रख दूं, और उसके बाद हम टॉप मैनेजमेंट से करेंगे मुलाकात। नतीजे आए हैं और इस वीकेंड पर 13 तारीख को नेट इंटरेस्ट इनकम 21% बढ़कर आई है 8,611 करोड़ के आसपास। दमदार उछाल है। मुनाफा 1778 करोड़ आया है, लॉस के सामने जो 1046 करोड़ था। हालांकि हमारा अनुमान 2270 करोड़ का था, थोड़ा सा मुनाफा अनुमान से कम रहा है, लेकिन एसेट क्वालिटी में अच्छा सुधार तिमाही दर तिमाही देखने को मिल रहा है। ग्रोस एनपीए 6.5% के आसपास आते हुए दिख रहे हैं, नेट एनपीए 2.25% के आसपास, यानी दोनों ही फ्रंट पर तिमाही दर तिमाही अच्छा सुधार आपको देखने को मिलेगा। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.14% के आसपास रहे हैं। आइए स्वागत करते हमारे साथ बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ संजीव चड्ढा साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जिन्होंने 20 जनवरी 2020 से बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ का पदभार संभाला है। बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर का चड्ढा साहब को 35 साल से ज्यादा लंबा और गहरा अनुभव है। सर स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी बिजनेस के लिए आपने समय दिया। सबसे पहले आपके नतीजों पर ही राय लेना चाहता हूं। एसेट क्वालिटी तिमाही दर तिमाही अच्छा सुधार देखने को मिल रहा है। क्या यह समझा जाए कि एसेट क्वालिटी को लेकर जो कुछ भी चिंताएं थी, चाहे आपके बैंक की हो चाहे पूरे सेक्टर की, अब वो पीछे छूट गई है और अब आगे स्टेबल रहेगी? इसके बारे में एक जरा आउटलुक भी दें और अभी की सिचुएशन भी बताएं सर। शुक्रिया अनिल। तो हम कुछ समय से गाइड करते आ रहे हैं कि हमारे विचार में जो कॉर्पोरेट ट्रेड साइकिल है उसमें निश्चित रूप से सुधार है, वो पिछले लगभग 2 वर्ष से चल रहा है, और ये सुधार कोविड के चलते हुए भी जो है जारी रहा। हो सकता है इतना साफ नजर नहीं आया पर जारी रहा। अब जबकि कोविड हमारे पीछे है, ये सुधार जो है बिल्कुल प्रकट होगा सभी बैंक के नंबरों के अंदर। और इसका इंपॉर्टेंस ये है कि यदि आप हमारी बैलेंस शीट फर्ज करिए देखें तो लगभग 50% लोन जो है वो कॉर्पोरेट है,
तो अगर कॉर्पोरेट क्रेडिट साइकिल इंप्रूव होती है तो उसका पूरी बैलेंस शीट पर प्रभाव पड़ता है। और आगे चलते हुए भी मेरे विचार में हमारे आंकड़ों के हिसाब से हमारे जो कॉर्पोरेट बोरोअर्स हैं उनका जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो पहले से बहुत बेहतर है। तो इसीलिए उनके जो रिजल्ट्स हैं वो भी आपको बेहतर नजर आ रहे हैं, उनकी बैलेंस शीट भी जो है बहुत सुदृढ़ है। तो मेरे विचार में ये जो आपने सुधार देखा है ग्रॉस एनपीए में, नेट एनपीए में, ये आगे चलते हुए भी बना रहेगा। नेट इंटरेस्ट इनकम भी काफी मजबूती से बढ़कर आई, 21% के आसपास की ग्रोथ काफी अच्छी कही जाएगी। ये बताएं सर, किस तरह की ग्रोथ आप देख रहे हैं क्रेडिट ऑफ टेक में कितने, और आगे चलते हुए इस फाइनेंशियल ईयर के लिए किस तरह की क्रेडिट ग्रोथ का आप अंदाजा लगाकर चल रहे हैं? देखिए, इसका अगर आप संदर्भ पिछले वर्ष में लें तो हमने पिछले वर्ष में गाइड किया था कि हमारी ग्रोथ 7 से 10% के बीच में होगी, मार्केट के अनुसार होगी। लगभग 9% ग्रोथ आई है, परंतु उसमें हमारा जो एम्फेसिस था वो था कि हम जहां मार्जिन बेहतर है वहां ग्रो करें। इसीलिए कॉर्पोरेट केवल 3% बढ़ा पिछले वर्ष में, क्योंकि लिक्विडिटी सरप्लस थी और कॉर्पोरेट प्राइसिंग पावर नहीं थी। अगर हम आने वाले वर्ष को देखेंगे तो यदि पिछले वर्ष जो है 3% कॉर्पोरेट ग्रोथ के साथ लगभग 9% की ग्रोथ हुई, तो हम ये मेरे ख्याल आश्वस्त हो सकते हैं कि अगले वर्ष में कॉर्पोरेट क्रेडिट ग्रोथ बेहतर होगी और उसकी बिना पर ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ भी बेहतर होगी। तो आज की तिथि में हमारा अनुमान है कि हमारी जो लोन ग्रोथ है लगभग 10 से 12% के बीच में होगी। अच्छा सर, एक और चीज जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन को लेकर है, हल्के से घटे 6-7 बेसिस पॉइंट तिमाही दर तिमाही 3.14% आया, इसकी कोई खास वजह और आगे के लिए किस तरह की उम्मीद रखी जाए सर नेट इंटरेस्ट मार्जिन की? देखिए, वर्ष के शुरू में हमने कहा था कि हमारी ये कोशिश रहेगी कि हमारे नेट इंटरेस्ट मार्जिन लगभग 10 बेसिस पॉइंट बढ़े। तो ये लगभग 2.70 से बढ़कर 3% हो गए हैं, लगभग 30 बेसिस पॉइंट की वृद्धि हुई है। जहां तक ये जो हल्का सा आपको जो घटा हुआ नंबर दिख रहा है उसका कारण ये है, हमने पिछली तिमाही के रिजल्ट्स में भी क्लियर किया था कि उसमें एक वन ऑफ एक अकाउंट में रिकवरी थी जो इंटरेस्ट लाइन के अंदर गई, तो उसमें लगभग 10 बेसिस पॉइंट जो थे वो असाधारण थे। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन हमारी कंसिस्टेंसी इंप्रूव हो रहे हैं और मेरे विचार में आगे उनका इंप्रूव होने की उनकी गुंजाइश है। सर, आपके बैंक का फोकस लगातार रहा है आपके नेतृत्व में कि कासा जो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट रेशियो है उसे मजबूत किया जाए। 44% के ऊपर आप निकल चुके हैं, क्या लेवल आप लेकर चल रहे हैं दिमाग में कि यहां तक हमें पहुंचना है, और इसको लेकर क्या व्यू है आपका? देखिए, अब 44% जो रेशियो है वो लगभग इंडस्ट्री में जो सबसे बेहतरीन रेशियो है वो इसी रेंज में है, तो हम इससे काफी संतुष्ट हैं। पिछले वर्ष में वृद्धि और इसमें ज्यादा हुई क्योंकि लोन ग्रोथ कंपैरेटिवली कम थी, हमने डिपॉजिट ग्रोथ पर भी लगाम रखी और उसकी वजह से अधिकतर जो ग्रोथ आई वो करंट अकाउंट और सेविंग बैंक में आई। अब मेरे विचार में ग्रोथ बेहतर होनी चाहिए, तो दोनों ही साथ साथ बढ़ेंगे, टर्म डिपॉजिट भी बढ़ेंगे और सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट भी बढ़ेंगे। तो थोड़ी बहुत वृद्धि होनी चाहिए, पर पिछले 2 वर्षों में जैसे कि हम इस रेशियो को 37 से 44% तक ले पाए, उतनी वृद्धि आगे नहीं होगी, पर मेरे विचार में थोड़ी वृद्धि की गुंजाइश अभी भी है। ठीक बात है, तो थोड़ी वृद्धि की गुंजाइश अब भी है। अच्छा सर, अभी आरबीआई ने मिड टर्म पॉलिसी लाकर ब्याज दरें बढ़ाई हैं, आपने उससे ठीक पहले थोड़ा सा होम लोन्स की रेट भी घटाई थी, 25 बेसिस पॉइंट 6.5% के आसपास, कार लोन्स वगैरह की रेट घटाई है। तो अभी क्या वो जो आपने रेट्स घटाई वो इंटैक्ट है या अब बदले हुए मूड माहौल के साथ आप दरें बढ़ा रहे हैं, उसको लेकर क्या आउटलुक है सर? देखिए, जहां तक होम लोन होते हैं, कुछ हद तक एमएसएमई लोन होते हैं जो एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक हैं, उसमें हमारे मार्जिन तो जहां थे वही हैं, परंतु जो भी उसका एक बेस है जो कि रिपो रेट है उसमें वृद्धि होती है, तो उसमें साथ साथ वृद्धि होती है। तो मेरे विचार में अभी जो हमारे रेट्स हैं मार्केट में सबसे बेहतरीन है और हमारी कोशिश यही रहती है कि हम सबसे अच्छे बॉरोअर्स को ढूंढें और उनको सबसे अच्छा रेट दें। तो यही हमारा आगे भी हमारा प्रयास रहेगा, जिससे कि हमारे रेट्स जो हैं वो मार्केट में कंपैरेटिव हैं। सर, पहले सवाल के जवाब में आपने कहा कि लगभग 50% आपका बिजनेस जो है वो कॉर्पोरेट से आता है और वो आपका बड़ा हिस्सा है। ये बताएं कि बैंक का आगे चलते हुए फोकस कैसा है? यही रेशियो रहेगा कि 50% आपका कॉर्पोरेट, बड़े कॉर्पोरेट से आए, बाकी 50% सारे दूसरे जो सेक्टर्स हैं उनसे आए? किस तरह का आप अपनी लोन बुक को देख रहे हैं सर? देखिए, हमेशा बैलेंस शीट बैलेंस होनी चाहिए और मेरे विचार में हमारा जो कॉर्पोरेट का जो उसका अंग है वो थोड़ा ज्यादा है। तो यदि आप गत वर्ष में भी देखें तो हमारे जो ऑर्गेनिक रिटेल ग्रोथ थी वो 17% थी, कॉर्पोरेट ग्रोथ थोड़ी कम थी। तो मेरे विचार में ये रीबैलेंसिंग आगे भी चलती रहेगी। मैं यही आशा करता हूं कि अगर सब कुछ सामान्य रहा तो रिटेल ग्रोथ जो है कॉर्पोरेट से बेहतर होगी, परंतु कॉर्पोरेट की ग्रोथ भी जो है पिछले साल के बनिस्बत बेहतर रहेगी।
चड्ढा साहब, आखिरी सवाल यही है कि अब तक तो ब्याज दरें घट रही थी, लगातार घट रही थी, क्रेडिट ग्रोथ भी बढ़िया आ रही थी, थोड़ा सा लोगों के मन में ये आ रहा है कि अब ब्याज दरें बढ़ना शुरू हुई हैं, अगली 2 पॉलिसी में और बढ़ सकती है, ऐसा लोग अंदाजा भी लगा रहे हैं। तो क्या कहीं कोई बिजनेस पर थोड़ा असर पड़ेगा, लोन ग्रोथ धीमी पड़ेगी, ऐसा लगता है आपको? देखिए, हम जो देख रहे हैं वो एक नॉर्मलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स देख रहे हैं। तो एक ये चक्रवर्ती प्रक्रिया है, जब इकोनॉमी कमजोर होती है तो ब्याज दर घटाई जाती है, जब बेहतरी की ओर चलती है तो थोड़ी बढ़ती है। अभी भी जो रियल इंटरेस्ट रेट्स हैं वो नेगेटिव हैं, तो मेरे विचार में ऐसा कुछ असामान्य नहीं है यदि ब्याज दर थोड़ी बहुत बढ़े। जहां तक उसका असर का संबंध है तो उसके असर 2 प्रकार से हो सकते हैं, एक तो क्रेडिट क्वालिटी पे और एक क्रेडिट ग्रोथ पे। तो जहां तक क्रेडिट क्वालिटी का संबंध है, हमने सर्वे किया था लगभग अपने 1780 ग्राहकों का, तो उनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है काफी सालों से बेहतर है। तो मेरे विचार में उनमें इतनी कैपेसिटी है कि थोड़ी बहुत जो वृद्धि हो रही है उसको ऑब्जर्व कर पाए। जहां तक उसका ग्रोथ पे संबंध, तो कॉर्पोरेट में तो मेरे विचार में कतई असर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉर्पोरेट ने बहुत हद तक अपने आप को डिलेवरेज किया है, उनकी बैलेंस शीट्स बहुत स्ट्रांग हैं। और जहां तक रिटेल का सवाल है, मेरे विचार में यदि जो हमने होम बाइंग के अंदर, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर जो बेहतरी देखी है, यदि वो बेहतरी जारी रही तो ये जो थोड़ी बहुत इंक्रीज हो रही है इंटरेस्ट रेट्स में, वो हम उसको जल्द कर पाएंगे। ठीक बात है। ये है आपके लिए पूरा का पूरा आउटलुक बढ़ती हुई ब्याज दरों में। सर, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, नतीजों पर और साथ ही आगे के आउटलुक पर विस्तार से हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए। संजीव चड्ढा साहब बताते हुए अपनी बैंक की योजनाओं के बारे में, बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ। आइए बढ़ते आगे, वक्त पोजिशनल पिक्स लेने का। माफ कीजिएगा, पोजिशनल तो हम ले चुके हैं, शॉर्ट टर्म पिक्स लेने का। पालवा साहब, आज की शॉर्ट टर्म पिक। शॉर्ट टर्म पिक रहेगी इंडिया ग्लाइकोल। ये स्टॉक में देखें तो एक अच्छा करेक्शन हमने देखा, 1150 से स्टॉक ऑल द वे करेक्ट होकर करीब 850 के लेवल तक करेक्ट हुआ। और अगर हम देखें तो इस करेक्शन में स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके वापस से बाउंस बैक एक्शन दिया है। और जिस तरीके से स्टॉक अब अपने 50 डे 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर वापस से रिगेन करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है जिस तरीके की स्ट्रेंथ इसमें अब शॉर्ट टर्म चार्ट्स में यहाँ पे बनते हुए दिख रही है, तो इंडिया ग्लाइकोल को यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। 964 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसमें स्टॉक यहाँ पे स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे अभी 930 के आसपास, और शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे करीब 1030 से लेके 1040 तक के। तो इंडिया ग्लाइकोल बाय करने की सलाह शॉर्ट टर्म पिक में। तो इंडिया ग्लाइकोल यहां पर आप करके चलें खरीदारी। 965 पर फिलहाल ट्रेड हो रहा है। पालिया साहब के 1030 से 1040 के हैं टारगेट्स। सिटी साहब, आप भी बताएं सर आपकी शॉर्ट टर्म पिक। बिल्कुल दीपांशु, जो आज की मेरी शॉर्ट टर्म पिक है, स्टॉक का नाम है एरिस लाइफ साइंसेज, जो कि अभी 687 के लेवल्स पे ट्रेड करता है। एक बहुत ही दमदार फार्मा कंपनी है, और इस कंपनी को वैसे हम जानते हैं, इनका जो प्रोडक्ट है, एक ब्रांड है टेओ 60 के, जो विटामिन डी की टैबलेट्स और सैचेस आते हैं, तो उसके लिए काफी पॉपुलर है। बाकी इस कंपनी ने रिसेंटली या कुछ क्वार्टर्स पहले एक मुंबई की एक कंपनी में 70% हिस्सेदारी खरीद करके जो डायबिटीज वाला सेगमेंट है, इंसुलिन वाला सेगमेंट में सीरियसली फोरे किया है, तो वहां से अच्छे ग्रोथ की उम्मीद है। फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 23%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24%, जीरो डेट कंपनी, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अराउंड 32-33% के हैं इस कंपनी के। मुझे लगता है ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में अच्छा करना चाहिए। फार्मा वैसे भी डिफेंसिव है इस तरह की वोलेटिलिटी में, और मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 710 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना 675 रुपए। 710 का टारगेट, 675 का स्टॉप लॉस। एरिस लाइफ यहां पर भी आप करके चल सकते हैं खरीदारी। आइए, कैश का ऑप्शन और देने के लिए तैयार हैं सुमित जी। बताएं सुमित जी। दीपांशु, कैश का ऑप्शन के अंदर जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 792 793। स्टॉक का नाम है यूपीएल। यूपीएल के अंदर मोमेंटम बन रहा है। यूपीएल के अंदर कल का और परसों का हाई ब्रेक हो चुका है। लोअर बैंड, बॉलिंगर बैंड का लोअर बैंड टेस्ट करके अभी बाउंस बैक दिखाने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए यूपीएल का यहाँ पे 800 वाला कॉल अभी 14 रुपए 50 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। यूपीएल के अंदर मेरे को लग रहा है कि स्टॉक यहां से 810 रुपए से लेके 820 रुपए तक का मूव 1 से 2 दिनों के अंदर दिखा सकता है। इसके लिए 800 वाला कॉल अभी यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें। 8 रुपए का नीचे के अंदर इसमें स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर के अंदर 21 रुपए से लेके 25 रुपए तक के टारगेट यूपीएल के 800 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो यूपीएल का 800 का कॉल खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, तो ये आपके लिए यूपीएल थोड़े करेक्शन के बाद अब बाउंस बैक के लिए हो रहा है काउंटर तैयार, और
800 के लेवल से ज्यादा दूर भी नहीं दिख रहा है इस समय, तो वहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिख सकता है। बट एक्शन बन रहा है सीमेंट स्पेस में, और वहां पर आप देख रहे हैं कुछ स्टॉक्स में तो दमदार तेजी, बट जो दो लीडर्स हैं वहां पर आपको कमजोरी आती हुई दिख रही है। तो एग्जैक्टली क्या हुआ है और ये कितना इंपैक्ट है एसीसी अंबुजा डील का, आइए थोड़ा जानकारी इसके साथ समझते हैं अरमान के साथ। अरमान बताइए क्या चल रहा है यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले तो एक डील का स्ट्रक्चर आप समझिए कि जो होलिसिम ग्रुप है उसकी लगभग 63% हिस्सेदारी है अंबुजा सीमेंट में, और अंबुजा सीमेंट के पास एसीसी सीमेंट की लगभग 50% हिस्सेदारी है। उसके साथ साथ होलिसिम ग्रुप की डायरेक्ट हिस्सेदारी है एसीसी में लगभग 4% की। तो अब ये 63%, 50% और 4%, इन सबको मिला के अडानी ग्रुप ने ये खरीदा है पूरा, वो लगभग 48,500 करोड़ में खरीदा है। अब अगर आप इसको, ये 63% की वैल्यू है, अगर आप इसको एनुअलाइज कर देंगे, एनुअलाइज नहीं, अगर आपको 100% कर देंगे तो वो वैल्यू बन के आती है आपके पास 77,000 करोड़ की। इसी के साथ साथ एसीसी का वो वाला हिस्सा, वो 46% हिस्सा जो कंपनी ओन नहीं करती है, ना होलिसिम करती है, उसकी अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे तो उसकी लगभग 18,000 करोड़ की आती है। तो कुल मिला के मार्केट कैप, जिस मार्केट कैप पे वो वैल्यूएशन हुआ है, वो बन जाता है लगभग 95,000 करोड़ का। और कंपनी की क्षमता है टोटल दोनों की मिला के लगभग 7 करोड़ टन की। तो उस हिसाब से अगर आप जो पीयर्स का कंपैरिजन देखेंगे कि कौन सी कंपनी का डॉलर पर टन किस हिसाब से है, तो उस हिसाब से आपको दिखेगा कि श्री सीमेंट का सबसे ज्यादा है 243, अल्ट्राटेक का 196, इसीलिए शायद आपको इन दोनों स्टॉक्स पर दबाव भी दिख रहा है। और अगर आप नीचे सूची में आ जाएंगे, जो सबसे कम जो डॉलर पर टन पे अगर कोई कंपनी ट्रेड कर रही है तो वो है सांगी इंडस्ट्रीज 33 पर। उसके ऊपर है ओरिएंट सीमेंट 40 पर। इसीलिए आप देखेंगे सांगी पे लगभग 7% का उछाल दिख रहा है आपको, ओरिएंट सीमेंट में भी 2% का उछाल। उसके ऊपर आपको दिखेगा हैदलबर्ग सीमेंट जो लगभग 40 पर कर रहा है। जेके इंडिया सीमेंट में देखेंगे वो भी 49 पर है, इसीलिए आपने उसमें भी आपको बहुत अच्छा उछाल दिख रहा है। तो इस कारण जो लोअर वैल्यूएशंस पे जो कंपनी है उन पे आपको अच्छा खासा उछाल दिख रहा है। और जो कंपनी का वैल्यूएशन जो इस डॉलर पर टन आता है अंबुजा एसीसी का डील का, वो 180 तक आता है। तो जो कंपनियां 180 के ऊपर ट्रेड कर रही हैं उन पे आपको थोड़ा दबाव देखने के लिए मिल रहा है, और जो कंपैरेटिवली बहुत सस्ती हैं उन पे आपको अच्छा खासा उछाल देखने के कर रहा है, ताकि वो मैच हो जाए वैल्यूएशन। तो ये एक बड़ा फैक्टर है, इसलिए जो कंपनीज इस डील के वैल्यूएशन से सस्ता ट्रेड कर रही हैं अनिल जी, वो ज्यादा एक्शन इस समय दिखा रही है, और कई कंपनीज तो बड़े डिस्काउंट पर ट्रेड कर रही हैं। कैसे? इस डील के दम पर दो तरह की कंपनियों में तेजी होनी चाहिए। एक तो वो जो रेस में थे और जो नहीं ले पाए, हाँ। उनके लिए तेजी की वजह यह कि अगर खरीदते तो बैलेंस शीट पर बड़ा दबाव बनता। 80,000 करोड़ की डील छोटी नहीं होती किसी भी लिहाज से। तो एक उस वजह से JSW जैसे स्टॉक आपको ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। दूसरा, उन कंपनियों पर असर पड़ना चाहिए जो बड़ी साइज की है, जिसमें टॉप 3 में आपकी श्री सीमेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट और ये आ गए एसीसी अंबुजा आ गए। तो अल्ट्राटेक और श्री सीमेंट इसलिए गिरे हुए हैं क्योंकि उनके लिए कंपटीशन बढ़ता है। और दूसरी चीज, जो डील हुई है उस डील से ऑलरेडी ऊपर के दाम पर अल्ट्राटेक सीमेंट और श्री सीमेंट ट्रेड कर रहे हैं। राइट? तो श्री सीमेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट अगर महंगे है तो इसका मतलब इनका वैल्यूएशन ज्यादा है, जो उतना होना नहीं चाहिए। एग्जैक्टली। तीसरा एक्शन आता है उन कंपनियों पे जो कंपनियां चेंज ऑफ मैनेजमेंट या बिकने के लिए तैयार हैं, उनका भाव बढ़ना चाहिए, जिसमें इंडिया सीमेंट आ जाता है। इंडिया सीमेंट में ऑलरेडी साइजेबल स्टेक दमानी साहब के पास है। एक बार बीच में ये भी बात चल रही शायद इंडिया सीमेंट खरीदे या सोचे दमानी साहब, लेकिन फिर लगा कि बहुत बड़ी डील है। लेकिन अगर वो नहीं भी खरीदेंगे तो फिर एक चांस ये भी बनता है कि इंडिया सीमेंट इवेंचुअली आगे चलते हुए बिक जाए, जिसकी कई बार बीच में बातें चली है। बिल्कुल करेक्ट। सो इसलिए इंडिया सीमेंट। और चौथी कंपनियां जो है छोटी वाली 10, 20, 25, $50 टन पे करे, इनके लिए ये खाली एक सीजनल, आज के लिए एक ट्रेडर के तौर पे इनमें कोई दम वाली बात नहीं। क्योंकि ये अगर न तो ये बिकने वाली है, और बिकेगी तो इनको कोई $180 का वैल्यूएशन देगा भी। करेक्ट। एक रीजन है कि ये सस्ते में। हाँ, ये सस्ती ठीक है, ये सस्ती थी, सस्ती है और सस्ती रहेगी। एग्जैक्टली। क्योंकि अगर सस्ती है तो उसका कोई कारण है। अगर आपका श्री सीमेंट और अगर आपका अल्ट्राटेक $200 और $250 प्रति टन पे ट्रेड करता है तो उसका कारण उनकी साइज है, उनके पास मार्केट शेयर है, प्राइसिंग पावर है। एग्जैक्टली। है ना? वो सारी चीजें जो छोटी कंपनी के पास नहीं है। बिल्कुल। इसलिए इनके वैल्यूएशन ये तो ठीक है, बड़ी डील होती है तो सेक्टर पर इंपैक्ट आता है। तो आपको दो तरह की कंपनी पर फोकस करना है। पहला वो जिनके लिए कंपटीशन बढ़ेगा और जिनके वैल्यूएशन ऑलरेडी महंगे है, तो श्री सीमेंट और अल्ट्राटेक इसीलिए नीचे। दूसरा वो जिन कंपनियों ने या तो खरीदा नहीं, इसकी वजह से उनका जो एक डर था बैलेंस शीट का वो कम हो गया। और दूसरा ये कि जो बिकने के लिए तैयार हैं, जिसमें आपकी इंडिया सीमेंट की तरह की कंपनी आ गई। ये है
समझ गया सर, ठीक है। तो ये है आपके लिए क्यों चुनिंदा सीमेंट स्टॉक्स में आप और बड़ा एक्शन इस समय देख रहे हैं पूरी तरह से जो सीमेंट स्पेस का एक्शन है सर। बिल्कुल। और आइए अब एक और न्यूज पर न्यूज का वक्त है और आज एक बेहद इंटरेस्टिंग कंपनी हमारे साथ कार्यक्रम में हो रही है शामिल और वो है पारादीप फॉस्फेट्स। जी हाँ, इस कंपनी का आईपीओ खुलने जा रहा है कल ही। आइए बात करते हैं टॉप मैनेजमेंट से। आइए पारादीप फॉस्फेट्स, पहले तो कंपनी के बारे में आपको जानकारी दे दो। 1981 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स बनाने वाली देश में प्राइवेट सेक्टर में दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है ये। और डीएपी ये एक और प्रोडक्ट है फर्टिलाइजर स्पेस में जिसमें वॉल्यूम बिक्री के मामले में ये देश की दूसरी सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर है। इसके अलावा फर्टिलाइजर से रिलेटेड ढेर सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बनाने और बेचने का कामकाज कंपनी करती है। अब इश्यू की डिटेल्स ले लीजिए। कल खुलेगा इश्यू 17 तारीख को, बंद होगा 19 को। 3 दिन ये इश्यू खुला रहेगा। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं 350 शेयरों के लॉट में अप्लाई कर सकते हैं और प्राइस बैंड है 39 रुपए से 42 रुपए। कई लोगों के मुंह में पानी आता है छोटी प्राइस का आईपीओ देखकर, तो 39 से 42 रुपए की प्राइस बैंड है। और इसके साथ ही 1000 करोड़ का 1004 करोड़ है, तो मैं 1000 करोड़ राउंड फिगर में बता रहा हूँ। ये फ्रेश इश्यू है और 500 करोड़ के आसपास ऑफर फॉर सेल है। और इंटरेस्टिंग चीज है, ऑफर फॉर सेल में भारत सरकार बेच रही है। इस कंपनी में भारत सरकार की हिस्सेदारी है, वो भी बेचने जा रहे हैं दूसरे इन्वेस्टर्स के साथ साथ। तो कंपनी का जो इश्यू साइज हो गया आपका कुल मिलाकर 1500 करोड़ का हो गया। मार्केट कैप लगभग 3425 करोड़ के आसपास, 3420 करोड़ के आसपास का बनकर आता है। अब आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर नारायणन सुरेश कृष्णन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जिन्होंने बिट्स पिलानी से इंजीनियरिंग में बैचलर्स और साइंस में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है। 20 साल से एडवांटेज ग्रुप और उससे जुड़ी हुई कंपनियों का आप हिस्सा रहे हैं। इंटरनेशनल और लोकल मार्केट्स में बड़े ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग से जुड़े रहे हैं और इस फील्ड का बड़ा लंबा और गहरा अनुभव है सर आपको क्या नाम से संबोधन करना चाहिए? कृष्णन सर बोलूं? सुरेश कृष्णन। ओके, सुरेश कृष्णन सर। सर बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद जी बिजनेस के लिए समय देने के लिए। सबसे पहले ये बताएं सर कि क्या इस इश्यू में जो ऑफर फॉर सेल है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हिस्सेदारी बेच रही है और क्या उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हिस्सेदारी जीरो हो जाएगी और क्या वजह है कि सरकार हिस्सेदारी बेच रही है? थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। वैसे आपको इसमें इस इश्यू के बारे में एक बेसिक बैकग्राउंड जरूरी है जी। ये पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड पहले एक गवर्नमेंट कंपनी थी और 2001 के प्राइवेटाइजेशन में ये दिस वाज सोल्ड टू अ प्राइवेट सेक्टर एंटिटी कॉल्ड ज़ुआरी फॉस्फेट। ज़ुआरी फॉस्फेट हैज बीन रनिंग दिस कंपनी फॉर ओवर 20 इयर्स। इसमें रेजिडुअल स्टेक जो सरकार का था ये 19.55% है। ओरिजिनली इनके पास सरकार के पास 26% स्टेक था एंड एक राइट्स इश्यू के बाद इनका स्टेक और कम होकर 19.55% हो गया था। ये पूरा 19.55% जो सरकार का है ये पूरा इस ऑफर फॉर सेल में दिस विल बी सोल्ड आउट। ओके, अच्छा, तो कंप्लीट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंप्लीट एग्जिट होगा गवर्नमेंट का इस स्टेक सेल के बाद। अच्छा सर, एक चीज बताइए, आप बता रहे कि 2001 में ही ये कंपनी प्राइवेटाइज हो गई थी, आईपीओ लाने में 20 साल क्यों लगे? नहीं, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आप देखा जाए तो जब प्राइवेटाइज हुई थी दिस कंपनी वाज नॉट अ प्रॉफिटेबल कंपनी। इसके अपने हिसाब के चैलेंजेस थे बोथ मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन में। तो इस सब को ठीक करके इस कंपनी को एक साइज में लेके आना चाहिए था। जब ये कंपनी का प्राइवेटाइजेशन हुआ उस टाइम पे इसका नॉमिनल कैपेसिटी 7 लाख टन का था और उससे काफी कम बनाता था इसको। तो इसको काम करते करते काफी इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में और इस कंपनी को प्रॉफिट करने के लिए करीब 7 से 8 साल लगे। 2010 से लेके आप देखा जाए तो ये कंपनी कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है एंड वी वांटेड टू बी श्योर दैट इस कंपनी में जितना भी बढ़ोतरी हो सके कैपेसिटी में, इस परफॉर्मेंस में, के मार्केट पेनिट्रेशन में, वी वर्कड ऑन ऑल दीज थिंग्स। सो वी हैव रीच्ड अ पॉइंट वेयर वी हैव नाउ बिकम अ साइजेबल कंपनी इन द इंडस्ट्री। हमारा आज जब हमने आरएचपी फाइल किया था, हमारा आज के दिन में कैपेसिटी है 1.5 मिलियन टन ऑफ फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर और हम इस साल में इसको 1.5 को 1.8 मिलियन टन तक ले जा रहे हैं। और हम लोगों ने पिछले 10 साल में काफी बैकवर्ड इंटीग्रेशन में काम किया है। हमने सल्फ्यूरिक एसिड कैपेसिटी को मोर देन डबल किया इस जगह पे, हमने फॉस्फोरिक एसिड कैपेसिटी को भी इंक्रीज किया और आगे जाके भी इसी साल में ये सब इंक्रीज कर रहे हैं। तो इस कंपनी को एक साइज में लाने के लिए टाइम लगा था। दिस इज अ लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड कंपनी। इस कारण हम वेट कर रहे हैं जब द कंपनी इज फुली मैच्योर एंड रेडी
to be a large player in the sector, that time we will take the IPO. इसी को लेके अब राइट टाइम आ गया है जब इस कंपनी मार्केट शेयर अच्छा है, इसका मार्केट है, इसका ग्रोथ भी बिल्कुल ठीक से चल रहा है। इस टाइम पे हमने सोचा कि गुड कम इन सो दैट द शेयर होल्डर्स कैन पार्टिसिपेट नॉट ओनली द करंट ग्रोथ, आगे जाके जो ग्रोथ होगा इसमें उनका अच्छा पार्टिसिपेशन, हिस्सेदारी होगा। बहुत ही अच्छी बात है सर कि कंपनी को प्रॉफिटेबल करके पूरा स्टैंड अलोन बढ़िया मजबूत करके आप आईपीओ ला रहे हैं। तो आजकल तो आईपीओ लाने की इतनी जल्दबाजी है कि पूछिए मत, मुनाफे में आए ना आए, लॉस मेकिंग कंपनियां सबको आईपीओ लाकर लिस्ट कराना, कम से कम आपने समय लगाया लेकिन कंपनी को एक अच्छा मजबूत बनाकर ला रहे हैं। अब सर एक बार जरा ना बिजनेस मॉडल के बारे में बताइए, क्योंकि वो फर्टिलाइजर मतलब मार्केट में सब लोग समझते हैं फर्टिलाइजर बनाते हैं बेचते हैं, आपका बिजनेस मॉडल किस तरह का है, या अपनी कंपनी के मॉडल के बारे में बताइए। या अनिल जी, ऐसा है फर्टिलाइजर में तीन तरह के मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एक नाइट्रोजन होता है जो यूरिया के साथ आता है, तो इंडिया में बहुत इट्स अ बिग इंडस्ट्री इन इंडिया। उसके साथ आता है फॉस्फेट, हमारा फोकस पूरा रहता है फॉस्फेट में। फॉस्फेट में डाई अमोनियम फॉस्फेट, N10, N20, N12 करके मेजर प्रोडक्ट्स हैं, और हम ये सारे प्रोडक्ट्स हम पारादीप में बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हमको फॉस्फोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की जरूरत पड़ता है, वो भी हम उसी साइट पे बनाते हैं। तो हमारे पास एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है पारादीप में। पारादीप पोर्ट में एक प्राइवेट बर्थ हमारा खुद का है जहां पे सारा रॉ मटेरियल हैंडल होता है, एंड वहां से थ्रू कन्वेयर सिस्टम हम इस अपने फैक्ट्री में लेके आते हैं इसको, और यहाँ पे सारा कन्वर्जन होता है। एंड सिंस वी आर डूइंग लॉट ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन, हम लोगों का कंपनी काफी मजबूत हो, और पिछले 5 साल से देखा जाए तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी हमारा करीब 100% तक रह चुका है, और प्रॉफिटेबल भी बढ़ते गया है। और इस साल हम इस कैपेसिटी को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं, जो नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में हम हमारा कैपेसिटी इंक्रीज जो कर रहे हैं खत्म हो जाएगा। तो हमारा बिजनेस मॉडल है कि डीप इंटीग्रेशन, रॉक फॉस्फेट लेके आके, एलिमेंटल सल्फर लेके आके, इसको सल्फ्यूरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड बना के वेरियस टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर जो इंडिया के सॉइल कंडीशन और सॉइल हेल्थ के मुताबिक जो चाहिए वो हम बना के फार्मर्स को देते हैं। और हमारा पूरा बिजनेस मॉडल में फार्मर कम्स फर्स्ट। हम फार्मर के साथ काम करके सॉइल हेल्थ चेक करके उसको किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए उसी टाइप का प्रोडक्ट हम बना के फार्मर्स को बेचते हैं। और हमारा डिस्ट्रीब्यूशन रीच आज के दिन पे नॉर्थ में तो है ही है, यूपी, बिहार और छत्तीसगढ़, उड़ीसा और नॉर्थ बंगाल में, वेस्ट बंगाल में तो हम करते हैं। उसके साथ साथ अभी सेंट्रल इंडिया जैसे मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र और सदर्न स्टेट में भी आने लगे हैं। हमारा उम्मीद है कि इस साल के अंदर हम पूरे भारत में हमारे फर्टिलाइजर बेचने लग जाएंगे। बात है, परफेक्ट। अच्छा सर एक चीज और बताइए, क्योंकि आपने बिजनेस मॉडल बताया, अब आपकी जो कंपनी है उसी आपके ग्रुप में ही से मैंगलोर केमिकल भी लिस्टेड है, राइट सर? जुआरी की एक और कंपनी भी जो लिस्टेड है वो लगभग इसी बिजनेस में, तो फिर ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है कि सेम बिजनेस में 2-3 कंपनियां होंगी आप ही के ग्रुप में? सर ऐसा है कि हमारा जो बिजनेस मॉडल है, हमारे ग्रुप में जो शेयर्स लिस्टेड हैं, आपका बात ठीक है, मैंगलोर केमिकल्स फर्टिलाइजर हमारी ग्रुप कंपनी है, पर मैंगलोर केमिकल पारादीप फॉस्फेट में हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो मैंगलोर केमिकल्स एक यूरिया कंपनी है, पारादीप फॉस्फेट देखेंगे प्योर फॉस्फेटिक कंपनी है, और हमारा मार्केट का ओवरलैप भी नहीं होता। इस कारण मैं आपको ठीक से बताना चाहता हूं कि हमारा कोई ओवरलैप नहीं है। इसके सिवाय ग्रुप में और लिस्टेड कंपनी जो है, वो जो जुआरी ने पहले प्रमोट किया था चंबल फर्टिलाइजर, वो नॉर्थ में बहुत बड़ा यूरिया कंपनी है, इनके साथ भी हमारा डायरेक्ट कोई कंपटीशन नहीं है। ओके सर, एक चीज और है, आपका 95% जो रॉ मटेरियल है वो आप इंपोर्ट करते हैं, राइट? सो इंपोर्ट करने में कोई ऐसी समस्या नहीं है? आजकल बड़ा डर लगता है जो पॉलिटिकल माहौल को देखते हुए कि पता नहीं कब इंपोर्ट कहीं आगे पीछे हो जाए, तो कैसे आप इंश्योर करते हैं कि आपको रॉ मटेरियल मिलता रहेगा लगातार? अनिल जी, आपको एक चीज इसमें नोटिस करना पड़ेगा कि फॉस्फेटिक रॉ मटेरियल भारत में सारी कंपनियां 100% इंपोर्ट करती है, बिकॉज इंडिया में फॉस्फेट रिजर्व जिसको यूज करके फॉस्फोरिक एसिड बना सके उस क्वालिटी का फॉस्फेट रिजर्व नहीं है आज के दिन पे। और हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हमारा जो प्रोमोटर कंपनी है ओसीपी, ये दुनिया का सबसे बड़ा फॉस्फेटिक प्लेयर है, नॉर्थ अफ्रीका से आते हैं, और इनके पास ग्लोबली मोर देन 70% रिजर्व्स अवेलेबल है। ये हमारा बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। इस कारण हमको पूरा उम्मीद है कि हमको रॉ मटेरियल के कारण कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और हमारा इनके साथ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स है। अच्छा सर, एक चीज और है कि ZACL जो आपकी एक प्रोमोटर कंपनी है, उससे 370 करोड़ आपकी कंपनी को लेना है, और उसके ऑडिटर्स ने उनके फर्टिलाइजर डिवीजन पर कुछ क्वेश्चन मार्क किए जो हमारे रॉ मटेरियल DRHP में हम पढ़ रहे हैं। तो ये पैसा कितने समय से ड्यू है, कब इसको आप क्लियर करेंगे, इसको लेकर थोड़े निवेशक जानना चाहते हैं।
एज फार एज जुआरी एग्रोकेमिकल्स इज कंसर्न, उनका जो मेन फर्टिलाइजर यूनिट है जो गोवा में है, उस यूनिट को हम पूरा खरीद रहे हैं, पारादीप फॉस्फेट, और इस कारण हमारा मार्केट रीच और ओवरऑल मार्केट साइज इंप्रूव हो जाएगा। और ये जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं, ये आउटस्टैंडिंग इश्यू हमारे इसी क्वार्टर में सब कुछ पेमेंट हो जाएगा। समझ रहा हूं कि जो ड्यूज आपके 370 करोड़ के हैं गोवा फैसिलिटी को लेकर, वही कंपनी आप 520 करोड़ रुपए में खरीदें तो आपका 370 करोड़ रुपए एडजस्ट हो जाएगा, बाकी पैसा आपको देना पड़ेगा, राइट सर? ये नहीं भैया, ऐसा है कि जो गोवा का यूनिट है वो बहुत बड़ा यूनिट है। ओके। इस यूनिट में 2 फॉस्फेटिक प्लांट है, एक अमोनिया यूरिया प्लांट है, और इसका बहुत मार्केट रीच है। इसका साइज 1.2 मिलियन टन है। इस को हम जरूरी खरीद रहे हैं, और इस एसेट का टोटल कॉस्ट हमारा है 1600 करोड़ में खरीद रहे हैं इस एसेट को। और इस एसेट के लिए जो भी देना है हमको, हम ऑलरेडी 1000 करोड़ तक दे चुके हैं इनको, और बैलेंस जो 500 करोड़ रुपया देना है उनको, वो हम इस आईपीओ के प्रोसेस के थ्रू दे रहे हैं। सर एक जस्ट इंडस्ट्री पे सवाल है, जो आजकल बड़ी हम चर्चा में सुनते हैं रशिया को लेकर जो चल रही है, रशिया और यूक्रेन में फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन लगभग कम हो गया, बंद हो गया। यहाँ की कंपनियों के लिए, आप जैसी कंपनियों के लिए ये फायदे की बात है, नुकसान की बात है, या न्यूट्रल है? देखो, ये बड़ा ठीक बात है कि जो रशिया और यूक्रेन में प्रॉब्लम हो रहा है, इस कारण फर्टिलाइजर रॉ मटेरियल और फर्टिलाइजर एंड प्रोडक्ट दोनों में सप्लाईज में काफी तकलीफ हो रहा है पूरी दुनिया पे। और इंडिया में भी काफी फर्टिलाइजर यहां से आता था, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर और रॉ मटेरियल लाइक एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटैश और अमोनिया यहाँ पे आता था। इस कारण पूरे इंडस्ट्री को तकलीफ है। इस कारण हम लोग और बाहर के देशों से खरीदने की पूरा कोशिश कर रहे हैं। वैसे हमारा जो कंपनी है पारादीप फॉस्फेट, हम लोग रशिया से कुछ खरीदते नहीं थे, हमारा सारा सप्लाई चेन आता है मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका से। इस कारण हमको ज्यादातर इससे तकलीफ नहीं होगा। पर आपको जरूरी जानना है कि इस कारण ग्लोबली प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स के, और भारत सरकार ने इस दौरान फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फार्मर को सपोर्ट काफी कुछ दिया है, सो दैट फार्मर के जो प्राइसेस हैं फर्टिलाइजर के, इसमें ज्यादा बढ़ोतरी ना हो और फार्मर को अपना जो प्रॉफिटेबिलिटी है और अपना जो मॉडल है वो कंटिन्यू कर सके। ठीक बात है। तो ये है आपके लिए पूरा सेक्टर को आउटलुक। सुरेश कृष्णन सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी बिजनेस को समय देने के लिए और विस्तार से अपनी कंपनी के आईपीओ के बारे में हमारे दर्शकों को बताने के लिए। आपका आईपीओ कल बाजार में खुलने जा रहा है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करें अच्छा रेस्पॉन्स मिले, सुपर डुपर हिट हो पारादीप सर इस पर बिल्कुल कल बात करें। थैंक यू सो मच सर। और इस बीच बाजार मजबूती के साथ टिके हैं 15,900 पर निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी 33,700 के आसपास। विदा लेने का वक्त है। वागले साहब, बंसल जी, सिमी जी और सुमित जी हमारे साथ तैयार हैं ही, और साथ ही राजेश पालिया साहब, वागले साहब, सबका बहुत बहुत, हिमांशु जी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज सुबह के सत्र में हमारा साथ देने के लिए। दोपहर में आप सबसे होगी फिर मुलाकात। मुझे और दीप को दीजिए इजाजत। तैयार है दीप? जी सर। जय हिंद। Thank you.